हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है माप और मापी औजार। मापी औजारों में हम गेजों के बारे में जानने वाले हैं, व विभिन्न मापने वाले उपकरणों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि माप कितने प्रकार की होती है। देखिए, माप जो होती है साधारणतः 4 प्रकार की होती है। जैसे अगर हम बात करें तो सिधाई में ली जाने वाली माप, सीधी माप होती है ये, चाहे आपके मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, इंच हो। तो ये जैसे हम स्केल के द्वारा लेते हैं या किसी फुट रूल, या फिर हम बात करें कि कोई फीता, उनके द्वारा जो सीधाई में ली जा सकती माप है वह सीधी माप कहलाती है, जिसे हम लीनियर माप कहते हैं। दूसरा आता है एंगुलर माप। एंगुलर माप जो होता है वह एंगल में नापी जाने वाली माप होती है। इसके अलावा रेडियल माप। रेडियल माप का मतलब होता है कोई भी गोलाई में ली गई माप। उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है प्लेन सरफेस सतह की माप। जी हाँ, समतल सतह की जांच जिसे हम कहते हैं। समतल सतह का मतलब ये होता है कि देखिए, कोई भी जो भी हमारा मेटल है वो कैसा होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर एक ज़मीन दिखाई गई है, यदि हम कोई भी ज़मीन लेते हैं उस पर जब भी मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले उसे समतल किया जाता है, उसकी लेवलिंग की जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हम कोई मेटल लेते हैं और उस मेटल के द्वारा चाहे हमें गेयर बनाना हो या फिर कोई शाफ्ट बनानी हो, तो गेयर या शाफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी समतलता की जांच करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा बनाया गया गेयर कहीं पर से भी आगे पीछे से वो क्या हो सकता है, बैंड हो सकता है उसके अंदर, या फिर वो उसका अलाइनमेंट आउट हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसकी समतलता की जांच करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मापने के तरीके। मापने के 2 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से मतलब हमारा होता है कि जिसे आपने मापा और वह आपको पता चल जाए कि यह कितनी माप है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो इंची टेप से, या फिर आपके माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर, इनके द्वारा ली जाने वाली माप जो होती हैं यह एकदम स्पष्ट आपके सामने होती है, आपने नापा और आपको पता चल गया। लेकिन अप्रत्यक्ष जो माप होती है यह आकलन होती है, जिस तरीके से हम बिना किसी उपकरण की सहायता से ले लेते हैं। तो यह आकलन होता है या अंदाजा होता है। जो अंदाजा जो है यह कभी परफेक्ट नहीं आता है, यह कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर 2 तरीके की मापों का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें कि अप्रत्यक्ष माप की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो देखिए, ज़्यादातर वर्कशॉपों में या फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं यह ज़्यादातर अनपढ़ ही होते थे पहले। तो वहाँ पर हमें पार्ट जो है, या हम जो बात करें जो उत्पादन किया जा रहा है वो भी कैसा हमें चाहिए, एक्यूरेसी वाला चाहिए। तो वहाँ पर इस समस्या को, या हम ये कहें कि इस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए हमने अप्रत्यक्ष मापी यंत्र बनाए, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आउटसाइड कैलीपर, एक होता है इनसाइड कैलीपर। आउटसाइड के द्वारा हम जो भी आपका जॉब होता है या जो कार्य होता है उसकी बाहरी माप ली जा सकती है, जबकि इनसाइड का मतलब होता है कि किसी भी गोल जॉब की भीतरी माप इसके द्वारा ली जा सकती है। लेकिन पहले क्या होता था कि ये साधारण या फिर स्प्रिंग जॉइंट जो है काम में लिए जाने लगे। लेकिन पहले पुराने समय में हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जब शुरुआत की गई तो हमने वहाँ साधारण बनाया, लेकिन हमें लगा कि भाई अगर इसे मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति को या किसी मजदूर को मैंने दिया ये, तो वह काम में लेते लेते क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर लगा हुआ जो नट है ये लूज होगा, जिसकी वजह से इसका जो गैप है ये बढ़ जाएगा। गैप बढ़ने के कारण हमारे जॉब में त्रुटि हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए हमने उसके पीछे जो है एक स्प्रिंग लगाई और साथ में एक लॉकिंग नट भी दे दिया, जिसकी वजह से अब क्या किया, हम लोगों ने इसे एक जगह पर लॉक कर दिया। तो यहाँ पर अब त्रुटि होने की संभावना बंद हो गई। इसी प्रकार तो जैसे आउटसाइड है उसी प्रकार इनसाइड में भी आने लगा कि यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर एक स्प्रिंग दे दी ताकि इसके ऊपर तनाव रहे, और साइड में एक लॉक दे दिया। लेकिन यह दोनों जॉब जो है किसी जॉब की बाहरी व भीतरी माप ले सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने एक और कैलीपर बनाया जिसके द्वारा हम समानांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं, जिसे हमने जेनी कैलीपर, ओड लेग कैलीपर या लंगड़ी टांग कैलीपर के नाम से भी यह जाना जाता है, और यह बनाया गया। चलिए इसका एक उदाहरण भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने एक इमेज ली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का एक ओरिजिनल क्या है, ओडले कैलीपर होता है, जिसकी जो लेग होती है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे किसी जॉब के किनारे पर रख दिया जाता है। उसके बाद आप इसे जैसे ही लाइनें इसके साथ साथ आप घुमाते जाएंगे तो ये यहाँ पर मार्किंग करता जाएगा। तो इस तरीके से हम इस ओड लेग कैलीपर या इस जेनी कैलीपर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर समानांतर लाइनें खींच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर। जी हाँ, इसे हम
इंजीनियरिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। यह पहले जो था एक 90 डिग्री के एंगल पे बनाया जाता था, जिसमें ब्लेड और स्टोक हुआ करता था। ब्लेड हम हाई कार्बन स्टील का काम में लेते थे, स्टोक जो होता था यह कास्ट स्टील का काम में लिया जाता था। क्योंकि यह हम लकड़ी का भी देख सकते हैं, लकड़ी का भी मिल जाएगा, और ज़्यादातर लकड़ी वाले जो हैं आपके कारपेंटर वर्कशॉप में, या फिर हम बात करें कि लोहे वाला जो होता है वह ज़्यादातर हमारे जो पत्थर के कारीगर होते हैं वह काम में लेते हैं। यह बरसों से चलता आ रहा औजार है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष मापी औजारों की। जी हाँ, प्रत्यक्ष मापी औजार जो होते हैं, या हम ये कहें कि प्रत्यक्ष मापी जो यंत्र हैं हमारे गेज हैं, तो यह मटेरियल इनका ये किसके बने होते हैं, तो यह टूल स्टील के, स्टेनलेस स्टील के या अलॉय स्टील के बनते हैं। जी हाँ, यदि आप कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं और वहाँ पर अगर आपको टूल स्टील दिखाई देता है तो आप सबसे पहले इसी को ही चयन कीजिए। जी हाँ, टूल स्टील के ही काम में लिए जाते हैं। यदि टूल स्टील वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील या अलॉय स्टील। जी हाँ, ये ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। यदि एक साथ आ जाते हैं तो उनमें टूल स्टील जरूर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर टूल स्टील का ही चयन कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंस्पेक्शन गेज होते हैं यह हमारे साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्कशॉप गेज, मास्टर गेज, इंस्पेक्शन गेज। वर्कशॉप गेज जो विभिन्न वर्कशॉपों में, उद्योगों में काम में लिए जाने वाले गेज। मास्टर गेज जो होते हैं यह वर्कशॉपों में काम में लिए जाने वाले जो गेज होते हैं, यह ज़्यादातर काम में लेने के कारण ख़राब हो सकते हैं, तो इनकी एक्यूरेसी को जांचने के लिए हम मास्टर गेज को काम में लेते हैं। लेकिन अगर मास्टर गेज में भी क्या आ जाए, त्रुटि आ जाए, तो हम उसे इंस्पेक्शन गेज के द्वारा जांचते हैं। जी हाँ, इंस्पेक्शन जो गेज होते हैं यह हमारे धातु की मेटल के होते हैं। हम ये कहें कि ये फिक्स गेज होते हैं, जिन्हें जो घिसते नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी बात हम ये करें तो इन्हें एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ये फिक्स होते हैं। जैसे कि क्या तो यह आपको गोलाकार में मिलेंगे, आयताकार में मिलेंगे, तो ये धातु के छोटे टुकड़े होते हैं, और जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। तो उसी प्रकार यह इंस्पेक्शन गेज कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो गेज होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होंगे, क्या तो फिक्स होंगे या फिर एडजस्टेबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि इन गेजों से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए, गेजों को काम में लेने से हमें फ़ायदा ये होता है कि पहली चीज़ तो जो जांच करने में हमें क्या हो जाती है, समय की बचत हो जाती है, समय बच जाता है, या हम ये कहें आसानी से जांचा जा सकता है, या फिर हम ये कहें कि अर्धकुशल या कम पढ़े लिखे कारीगर भी काम में ले सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि उत्पादन जो है स्वाभाविक सी बात है वह भी बढ़ जाती है और लागत भी कम हो जाती है, रख रखाव में भी आसानी होती है, और ये गेज जो होते हैं ये सूक्ष्म मापी यंत्रों से भी सस्ते होते हैं। तो चलिए हम और भी विभिन्न प्रकार के जो गेज हैं वह देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो गेज आता है वह है कॉम्बिनेशन टूल। कॉम्बिनेशन जो टूल होता है यह साधारणतः 3 जो हमारे टूल होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। सबसे पहले स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। तो चलिए पहले देखते हैं कि यह काम किस तरीके से करते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन जो होता है वह एक फुट रूल होता है, स्केल होता है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्क्वायर हेड की। स्क्वायर हेड जो होता है यह 45 डिग्री या 90 डिग्री के एंगल को जांचने में हमारी मदद करता है। प्रोटेक्टर जो हेड होता है यह हमारे विभिन्न एंगल पर डिग्रियां जो होती हैं वो बनाकर, या फिर हम ये कहें कि विभिन्न प्रकार की डिग्रियों को बनाने में या उन्हें जांचने में हमारी मदद करता है। सेंटर हेड के माध्यम से हम लोग जो है हमारे जो गोल जॉब होता है उसके सेंटर को जांचने में यह हमारी मदद करता है। इसके बाद अगला आता है डायल बोर गेज। डायल बोर गेज जो होता है यह किसी भी गोल जॉब की अंदरूनी माप लेने में हमारी मदद करता है। डायल बोर गेज जो होता है इसके अंदर जिसके कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे हम बात करें कि सबसे पहले इसका सेंटर शू जो होता है यह किसी भी गोल जॉब में जब इसे अंदर लगाया जाता है तो ये सेंटर ढूंढने में हमारी मदद करता है। इसके बाद आगे का जो भाग होता है यह एक एनवील ही होता है जो कि स्पिंडल के रूप में होता है, और ये स्पिंडल जो होती है या हम इसे एक्सटेंशन रोड भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन रोड या एक्सटेंशन बार भी कहा जा सकता है, कि यह आप बदल करके क्या कर सकते हैं, जॉब के अनुसार इसका चयन करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा स्पेसर भी दिया जाता है। ये स्पेसर जो होता है इसे भी लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य औजार जो होता है इसका यह डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, जो कि डायल करके हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो हम जब इसे नापेंगे, इसके द्वारा ली गई रीडिंग को नापने के लिए हमें माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह भी प्रत्यक्ष मापी औजारों में ही आता है। और इसका मैं एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा कि आप इसकी रीडिंग किस तरीके से लेते हैं। फिलहाल के लिए हम गेजों पे आगे चलते हैं।
अगला आता है फीलर गेज। जी हाँ, फीलर गेज जो होता है ये दो जॉबों के मध्य का गैप नापने में हमारी मदद करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो हमारी रोकर आर्म है वह और वाल्व के बीच का गैप, जिसे टेपिट क्लीयरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला आता है प्लग गेज। प्लग गेज जो होता है यह किसी होल की जो है जांच करने में या उसकी जो नाप है वह है उसकी एक्यूरेसी को जांचने में हमारी मदद करता है। प्लग गेज की खास बात ये होती है कि इसके एक एंड पर गो लिखा होता है और एक एंड पर नॉट गो लिखा होता है। यदि हम गो वाला जब इस होल के अंदर क्या करेंगे, इसे बिठाएंगे तो यह जाना चाहिए, नॉट गो वाला जाना नहीं चाहिए। यदि अगर नॉट गो वाला भी इस होल के अंदर जाता है तो इसका मतलब इस होल में त्रुटि है, तो आप इसे क्या नहीं करेंगे, इसे आगे नहीं जाने देंगे। तो इस तरीके से हम इसको जांचने में यह हमारी मदद करता है। इसके बाद आगे चलते हैं प्लास्टिक गेज। प्लास्टिक गेज एक मुख्य औजार होता है। जी हाँ, यह प्लास्टिक का बना होता है, अगरबत्ती की शक्ल में होता है। इसे काट करके जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है उसके ऊपर रख दिया जाता है और फिर उसके बाद हमारा जो मेन जर्नल है, जो मेन जर्नल कैप होती है, इसे लगाने के बाद जब इसे फुल टाइट किया जाता है तो टाइट करने पर आप देखेंगे कि जो ये प्लास्टिक है ये फैल जाता है। जी हाँ, यहाँ देख रहे हैं आप कि ये इस तरीके से फैल जाएगा। इसे जांचने के लिए हमें फिर इसके साथ ही क्या मिलता है, एक गेज मिलता है जिसको साथ में लगा करके हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आई हुई रीडिंग को नाप सकते हैं। यदि यह रीडिंग या हम ये कहें कि ये गेज नहीं है हमारे पास तो हम माइक्रोमीटर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि यह क्या मदद करता है हमारी, तो ऐसी जगह जहाँ पर हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र या हमारे मापी औजार जाकर के रीडिंग नहीं ले सकते या उनका वहाँ पर जाना मुश्किल है, हम ये कहें नामुमकिन है, तो वहाँ पर हम प्लास्टिक गेज के द्वारा क्या करते हैं, उसकी माप ले लेते हैं। जी हाँ, एक चीज़ और होती है, ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या इसे फुल टॉर्क पे टाइट करना चाहिए, तो जी हाँ, इसे इंजन निर्माता के द्वारा बताई गई टॉर्क पर ही टाइट करना चाहिए। उसके बाद इसे वापस से खोलने के बाद इस जो आपका रबड़ जो यहाँ पर है ये फैल जाएगा, या हम ये कहें कि ये जो प्लास्टिक है यह इसमें फैल जाता है और उसके बाद ही हम इसकी रीडिंग लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्रैंक शाफ्ट और जो हमारा बिग एंड जर्नल है इन दोनों के बीच का जो गैप है यह कितना है। इसके बाद आगे चलते हैं रेडियस गेज। रेडियस गेज जो होता है यह भी एक केसिंग में दो प्रकार के होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। यह भी किसी जॉब की बाहरी या फिर भीतरे रेडियस को जांचने में हमारी मदद करता है। यह भी फीलर गेज की तरह ही होता है। केसिंग में अनेक पत्तियां यहाँ पर लगी हुई होती हैं और इसे लगा करके जब हम जांचते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इस होल में से हमें क्या नहीं दिखाई दे, प्रकाश या रोशनी ना दिखाई दे, ये पूरी तरीके से इस पे बैठ जाना चाहिए। तभी हम उस गेज को क्या करते हैं, वहाँ पर इसके नंबर को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर उभरा हुआ रेडियस का मान या उसका जो साइज है वह क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग गेज की। रिंग गेज जो होता है यह भी प्लग गेज की तरह ही होता है। प्लग गेज में जिस तरीके से हम किसी होल का डाया जांच रहे थे उसी तरीके से रिंग गेज के अंदर जो है हम किसी शाफ्ट का डाया नापते हैं। जी हाँ, यह आउटसाइड शाफ्ट की आउटसाइड नापने में मदद करता है और यह एक अंगूठी की तरह ही होता है, एक रिंग की तरह होता है, इसीलिए हम इसे रिंग गेज के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ जब क्या किया जा रहा है, इस गेज में एक शाफ्ट को चेक किया जा रहा है तो यह तो जाना चाहिए क्योंकि इसकी ओरिजिनल मार्किंग यहाँ दी गई है, जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यह इस होल में से जाना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी जो साइज़ है यह क्या है, हमने बढ़ा करके 5.001 रखी हुई है, जिसकी वजह से यह क्या है, इसमें से जाना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि हाँ यह हमारा सही शाफ्ट है और यह सही काम कर रही है, तो इसीलिए हम इसे रिंग गेज के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद अगला आता है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच जो गेज होता है यह हमारी थ्रेड्स को नापने में हमारी मदद करता है। जिस तरीके से हम किसी कंघे के द्वारा क्या करते हैं, बाल बनाते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर जब आप थ्रेड्स पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहता है, कंघे के समान ही इसमें दांते निकले हुए होते हैं। इसे थ्रेड्स पे रख करके हम इसे वापस से प्रकाश की तरफ देखते हैं। यदि इन थ्रेडों में से क्या है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है या हम कहें कि रोशनी नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब यह है इसके ऊपर बैठने वाली एकदम परफेक्ट क्या है, साइज है। तो वो हम साइज यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी साइज क्या आ रही है। तो इस तरीके से हम स्क्रू पिच गेज को जांचते हैं या स्क्रू पिच गेज के द्वारा थ्रेड्स को पता लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड वायर गेज। जी हाँ, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है यह हमारे दो काम आता है। जी हाँ, शीट की मोटाई नापने के लिए या फिर
तारों को या तारों की जो साइज़ है या उसका इंसुलेशन नापने में हमारी मदद करता है। इसके बाद अगला आता है टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है यह भी किसी गोल जॉब का डाया नापने में मदद करता है और इसे भी मापने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी दूसरे उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है जो कि माइक्रोमीटर के द्वारा इसे नापा जाता है। इसीलिए हम इसे टेलीस्कोपिक गेज जो है यह अप्रत्यक्ष मापी यंत्र भी हम इसे कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके दोनों तरफ क्या होता है कि जो रॉड होती हैं यह क्या होती है, स्प्रिंग लोडेड होती है। जी हाँ, यह स्प्रिंग लोडेड होती है जिसके कारण ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन पीछे की तरफ लगे हुए लॉकिंग नट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसे वहां पर लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, किसी बोर में डालेंगे, वहां पर हम इसकी देखेंगे कि जो साइज है या हम ये कहें कि इसकी सिधाई नापेंगे। सिधाई नापने के बाद इसे पीछे की तरफ दिए हुए लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से लॉक कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक माइक्रोमीटर के द्वारा इसकी रीडिंग ले लेंगे। इसके बाद आता है सरफेस गेज। सरफेस गेज जो होता है यह भी हमारी एक से अधिक मार्किंग करने में, या फिर हम ये कहें कि यदि एक से अधिक हमें समान मार्किंग करनी है तो वहाँ पर ये हमारी मदद करता है मार्किंग करने के लिए। और यहाँ पर हम बात करें कि इसमें इसकी खास बात क्या है, तो देखिए इसमें एक स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल के ऊपर जो है हम एक क्लैंप लगाते हैं और इस क्लैंप के माध्यम से एक स्क्राइबर को हम पकड़ लेते हैं और जो स्क्राइबर जो होता है यह निशान लगाने में हमारी मदद करता है। साथ में इसे एडजस्टिंग के लिए एक रोकर आर्म दी जाती है और साथ में एक यहाँ पर 2 पिनें दी जाती है जिन्हें हम गाइड पिन के नाम से बुलाते हैं। और यह जो पिन होती है यह क्या करती है, जॉब को समानांतर रखने में हमारी मदद करती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। जी हाँ, डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है इसकी खास बात ये होती है कि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आसानी से किसी जॉब को नाप सकते हैं। या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखिए ये एक सरफेस गेज ही है एक तरीके का, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये मैग्नेटिक टाइप बनाया है। एक तो होता है साधारण और एक है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में आप नीचे की तरफ देखेंगे कि इसमें लगे हुए स्विच को हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। यदि ऑफ करेंगे तो इसमें मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा, ऑन करते ही ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और इसे किसी भी मशीन के ऊपर चिपकाया जा सकता है। जी हाँ, चुंबक जो होता है ये जब बनेगा तो लोहे के मेटल पे जाकर के बैठ जाएगा, या भी कहें कि उसे पकड़ लेगा और वहाँ पर स्थिर हो जाएगा। लेकिन अब हमें जैसे किसी शाफ्ट में बैंड जांचना है, या फिर हम ये कहें कि जैसे किसी टायर में बैंड जांचना है, या फिर किसी गोल होल को जांचना है, तो वहाँ पर यह डायल टेस्ट इंडिकेटर में हम 0 पर इसे सेट करने के बाद जब चलाएंगे तो ये क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर हल्का सा भी बैंड होगा तो यह जो सुई है यह हमें क्या करेगी, 0 से आगे जा करके इंगित कर देगी, हमें बता देगी डायल करके। इसीलिए हम इसे डायल टेस्ट इंडिकेटर के नाम से बुलाते हैं। के बाद आता है हमारा वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज जो होता है यह मरकरी में नापा जाता है। जी हाँ, इंजन में जब सक्शन होता है तो उस समय हवा का जो वैक्यूम होता है या हवा जितने प्रेशर से इंजन के अंदर खींची जाती है वह मायने रखता है कि वह कितने प्रेशर से किया जा रहा है। तो हम उसे नापने के लिए वैक्यूम गेज को काम में लेते हैं और ये मरकरी में नापा जाता है। जी हाँ, इंच HG में नापा जाता है। अगर हम बात करें आगे टायर प्रेशर गेज, तो देखिए यह सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला औजार है। टायरों में हवा को भरने या फिर उसका प्रेशर जांचने में जो है यह हमारी मदद करता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।